गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि फोर्थ काउंसलिंग में जो गुणांक है वो क्या रहेगा और मेरिट का आधार क्या रहेगा। देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर बात करते हैं गुणांक के बारे में। देखिए, हमारे गाजियाबाद टीम के शुक्ला जी हैं, उनकी मिसेज़ हैं आरती शर्मा। उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। उन्होंने सुनील शर्मा विधायक हैं गाजियाबाद के, साहिबाबाद गाजियाबाद जो है साहिबाबाद स्थान है गाजियाबाद में, वहाँ से विधायक है। विधायक मतलब ये क्षेत्र है वहाँ का जहाँ से विधायक बिलोंग करते हैं। सभापति पंचायती राज समिति उत्तर प्रदेश विधानसभा। माननीय मुख्यमंत्री सरकार आरती शर्मा के संलग्न पत्र का अवलोकन करें, जिसमें इन्होंने अवगत कराया था कि शासनादेश जो दिया हुआ है, डेट ये दी हुई है, उत्तर प्रदेश परिषद बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 अध्यापकों की भर्ती में 22,000 रिक्तियों को जोड़ने के संबंध में आग्रह किया है। देखिए, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को कह दिया है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 69,000 में 22,000 जो पद शेष रह गए थे उनको जोड़ने की बात की गई है। आपसे अनुरोध है कि पत्र में उल्लेखित तथ्यों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर उनके लेटर पैड पर बाकायदा इसमें नंबर वगैरह सब पड़ा हुआ है, मोबाइल नंबर विधायक जी का, सब सारे काम तरीके से किए गए। देख, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सराहनीय काम है और हर हर स्तर से आपको इस तरह का काम करना चाहिए। माननीय रवि किशन जी से मिलने का प्रोग्राम था, किसी कारणवश यूनिवर्सिटी से संबद्ध होने के कारण मैं किसी कारणवश वहाँ नहीं जा पाया, और वह कार्य माननीय शुक्ला जी ही के ही देख रेख में संपन्न कराया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि व्यक्ति विशेष अपने आप में एक टीम की तरह काम करें, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। और उसके अलावा शिक्षकों का खोया सम्मान वापस कराएगा राष्ट्रीय शैक्षिक परिषद महासंघ। प्रांतीय अध्यक्ष हैं गोरखपुर राष्ट्रीय महासंघ की शिक्षक संगोष्ठी रविवार को स्थान मोहदीपुर स्थान श्रीपुरम कॉलोनी में शाही उपवन लॉन के प्राथमिक संवर्ग गोरखपुर के तत्वाधान से आयोजित किया गया। तो वहाँ पर अध्यक्ष भी थे। सुपर टेट में 22,000, देखिए जो मुद्दा है वो फिर दोहराया गया। लिखा हुआ है कि सुपर टेट की 22,000 भर्ती जो प्रक्रिया है उसमें पदोन्नति स्थानांतरण उनको जोड़ने की बात की गई है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर शिक्षक की मांग पूरी करेंगे वरना तो आंदोलन होगा। फिर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जो है उन्होंने पदाधिकारियों ने गोष्ठी में संगठन की मजबूती कर जोड़ दिया इस बात पे। और देखिए, यहाँ भी लिखा हुआ है नीरज शाही ने कहा कि महासंघ सुपर टेट 22,000 की भर्ती पदोन्नति जनपदीय स्थानांतरण अर्जित अवकाश, तो ये सभी काम जो किया है ये बहुत ही अच्छा काम किया है। बार बार 22,000 के मुद्दे को यहाँ पर उठाना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जब तक हम सरकार को अपनी समस्या को नहीं बताएंगे, सरकार उसका समाधान कहाँ से करेगी। पहले हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे पिछली भर्ती में कि हमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाए वरना हम सारी सीटें भरते। तो अब तो योग्य अभ्यर्थी मिल गए हैं, सारी सीटें भरना जो है यहाँ पर ज़रूरी बन जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं फोर्थ काउंसलिंग में गुणांक का आधार क्या रहेगा, मेरिट का आधार क्या है। कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर अपने जो हैं विधि वेत्ताओं की तरह अपने आंकड़े दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर जनरल की लिस्ट 3% गिर जाएगी, ओबीसी की 2% गिर जाएगी। मेरे भाई, पहली बात तो कोई भी आदमी, कोई भी, चाहे मैं खुद हूँ, चाहे मेरे अलावा कोई और यूट्यूबर हो, चाहे सरकार का कोई मुलाजिम हो, जो पीएनपी से संबद्ध नहीं रखता है, ऐसा कोई भी आदमी जो आप अपने आस पड़ोस में देख रहे हैं, अपने ज़िले में देख रहे हैं, जो पीएनपी से संबंध नहीं करता वो आदमी, क्योंकि पीएनपी से जुड़ा हुआ आदमी आपको सही खबर देगा। बाकी जो इधर उधर के जितने भी लोग हैं ये सब एक संभावित मेरिट बताते हैं, सब आंकड़े हैं। आंकड़ों का जो गिरता हुआ स्तर है, पिछले साल के जो रिकॉर्ड्स हैं, इस बार 1% जो गुणांक गिरा है वो लगभग 6 से 7 हज़ार भर्तियों पर 1% गुणांक गिरा है। अब आपकी सीट भी लगभग इतनी ही बच रही हैं, तो अब भी तो मेरिट इतनी गिरेगी। दूसरी बात, जब ऊपर के अभ्यर्थी होते हैं तो बच्चे होते हैं कम, नीचे की जो मेरिट गिरती है वहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होती है। तो उस आधार पर 1% भी मेरिट गिर जाए तो बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो ये है। तो आप 1% का मेरिट गिरना अपने आप में बहुत बड़ी बात समझना, 1% भी गिरेगी नहीं मेरिट। ये सच है कि आधा आधा गुणांक से ज़्यादा और 1 गुणांक से कम मेरिट यहाँ पर गिरेगी। अच्छा, फोर्थ काउंसलिंग में जो गुणांक का आधार है, यहाँ पर एक बात तो आपसे आपसे मैंने पहले भी बताई थी, अब भी बता रहा हूँ और बार बार बताऊँगा। देखिए, जब 69,000 शिक्षक भर्ती में
जनरल ओबीसी एससी मतलब अनरिजर्व ओबीसी और एससी को अलग अलग डिवाइडेशन किया गया था। तो सबका एमआरसी लगाकर वर्गवार आंकड़ों के आधार पर मेरिट को बनाया गया। हालांकि ये चीज़ अपने आप में आज भी स्वयं विवादित है, लेकिन फ़िलहाल उस समय वहाँ पर ये चीज़ लिस्ट लगाई गई। अब क्या हुआ कि उसमें से लगभग 8,000 बच्चों ने ज्वाइनिंग नहीं ली। देखिए, अगर कोई मान लो एससी का बच्चा है, उसने ज्वाइनिंग नहीं करी, तो सीधी सी बात है वो उसके पद को जाकर कोई एससी का बच्चा ही भरेगा, उसे अनरिजर्व कैटेगरी का बच्चा उस पद को नहीं ले सकता। इसी प्रकार एसटी का हो, पीएच कैटेगरी का हो, जनरल का हो, ओबीसी का हो, क्योंकि आरक्षण तो सरकार ने एक बार दे दिया। ऐसा नहीं है कि बचे हुए बच्चों को सरकार दोबारा से उसको मेरिट को लगाएगी। अब बात यह है कि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट कौन सी कैटेगरी के गए हैं। अब मान लीजिए जनरल कैटेगरी के बच्चे 5,000 नहीं गए या 4,000 नहीं गए या 3,000 नहीं गए, 3,000 ने ज्वाइनिंग नहीं ली। तो यदि 3,000 जनरल के अनरिजर्व के बच्चों ने ज्वाइनिंग नहीं ली, तो 3,000 अनरिजर्व कैटेगरी में कोई भी बच्चा आता होगा, चाहे वो जनरल का हो, ओबीसी का हो, एससी को, ऐसी स्थिति में उसको वहाँ पर लिया जाए, क्योंकि अनरिजर्व में तो कोई भी आ सकता है। लेकिन ये तय है कि ओबीसी और एससी की जो अपनी लिस्ट है, हाँ, लेकिन सरकार ने इसका एक तरीका ये ढूंढा है। अगर कोई आदमी बच्चा अपना जिला लेना चाहता है, तो एमआरसी रूल के तहत यदि उसके नंबर ज़्यादा भी हैं और वो अपना गृह जनपद लेना चाहता है, तो उसे उसकी कैटेगरी दी जाएगी, ना कि उसे अनरिजर्व कैटेगरी में जोड़ा जाएगा। ये है। लेकिन अब ये बात तय करेगी मेरिट के आधार पर सरकार ने मेरिट में क्या किया। सरकार ऐसा भी कर सकती है कि सरकार ने पहले जो मुद्दे हमारे एमआरसी को लेकर या किसी बात को लेकर या ईडब्ल्यूएस को लेकर जो उठ रहे थे, उन सब मुद्दों को शांत करने के लिए सरकार यहाँ पर, देखिए, सरकार कोई भी गलती यहाँ पर दोहराने वाली है नहीं, क्योंकि अगर हंगामा कटा तो 22,000 सीटों को जोड़ने के अलावा सरकार के पास कोई काम नहीं है, क्योंकि वही सीटें हैं जो सबको शांत कर सकती हैं। ठीक है, और वो अधिकार भी है हमारा। सबसे बड़ी बात है, योग्य अभ्यर्थी हैं, बची हुई सीटें हैं, 1,37,000 पदों की बची हुई सीटें हैं। या तो आप 1,37,000 पदों को एक साथ भर्ती में निकाल देते, और जब आपने 1,37,000 भर्तियों को 2 हिस्सों में निकाला है, तो आपको वो योग्य अभ्यर्थियों की होने की दिशा में वो पद आपको यहाँ पे भरने होंगे। अब सरकार उस पद को किस तरीके से भरेगी, उसमें एक तरीका तो ये है कि हम सरकार के सामने जो हमारा ज्ञापन कार्य चल रहा है अलग अलग ज़िले में, देखिए, हर आदमी अपने स्तर से जितना काम कर सकता है वो कर रहा है। बहुत सारे लोग परिवार वाले भी हैं, घर छोड़कर छुट्टी करते हैं ऑफिस वगैरह की, वहाँ से समय निकाल कर अपना विधायक जी से मिलने जाते हैं, 2-4 लोगों को लेकर। बड़ा समय लगता है इन चीज़ों में, लेकिन फिर भी आशा और उम्मीद की किरण जिंदा रहती है, इसलिए क्योंकि आदमी मेहनत कर रहा है और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो इस आधार पर जो है, आज नहीं तो कल, वरना तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि माननीय कोर्ट के माध्यम से डबल बेंच में हम केस को दोबारा फाइल करने वाले हैं। उसमें सरकार के माध्यम से हम फिर जुड़वाएंगे उन सीटों को, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि सरकार उन सीटों को कब तक नहीं जोड़ेगी। दूसरा, सबसे मेन टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। सबसे मेन बात यह है कि जब पद बचे हुए हैं, योग्य अभ्यर्थी बचे हुए हैं, तो वह कौन सा नियम है जिसमें आप बचे हुए पदों को अगली भर्ती में जोड़ सकते हैं, वो नियम आप हमें बता दीजिए। कैरी फॉरवर्ड करने का नियम जो है वो आपने पहले ही काट दिया। देखिए, जो 1971 की आरक्षण सेवा नियमावली थी, उसकी धारा 3 और 4 तो आपने पहले ही ख़त्म कर दी कैरी फॉरवर्ड की। अब आप कौन से आधार पर इनको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और यदि आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं तो आप इन्हें भरेंगे कब, और जब भर रहे हैं तो आप हमें इसके लिखित में आप हमें दे दीजिए जयराम जी की। इतनी सी बात है बस। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।